आज का हमारा एपिसोड उन विद्यार्थियों को ज़्यादा समर्पित है जो CTET जुलाई 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें तैयारी के लिए मैं आए दिन नए नए टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वह इसी प्रकार है जिसमें आपकी उपस्थिति, आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने इस CTET के तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है टॉपिक है वह है कि प्रैक्टिस, अभ्यास। यदि प्रैक्टिस नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा तो आप इसमें रिजल्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रैक्टिस करने वाले छात्र छात्रा अच्छा रिजल्ट कर ले जाते हैं और तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी जिनका प्रैक्टिस नहीं है वो परीक्षा में आते हुए प्रश्न छूट जाते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना चैप्टर पूरा कर लिया हुआ है CDP का पार्ट 1, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो अब पाठ खत्म होने के बाद यह अनिवार्य रूप से बनता है कि आपके साथ कुछ अभ्यास प्रश्न किए जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज का यह एपिसोड जो बनाया है वह है कि आपके प्रैक्टिस सेट का कुछ अभ्यास किया जाए। और आज की हमारी कड़ी जो है वह विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न कराए जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप इस पर ध्यान दे करके इसकी तैयारी करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ अब हम लोग शुरू करते हैं कि प्रश्न 1 से। शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज हम लोग जब इसकी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी तैयारी संबंधी जो कुछ भी नोटिफिकेशन हमारे पास हो, पाठ हो, अभ्यास हो, प्रैक्टिस सेट हो, जो कुछ भी होगा, जैसे ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर मिलेगी। और यदि आप पुराने हैं तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करना ना भूलें। यह आपकी तैयारी के साथ साथ मेरी तैयारी को भी एक बल देता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यदि आप हमारे एक अच्छे दर्शक हैं और आप हमारे एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से हमारी इस भावना को समझेंगे कि प्रोत्साहन ही हमारे कार्य को आगे बढ़ाता है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रैक्टिस में हम लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एक यह है कि यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप में समान होता है। बी है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। सी कहता है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। और डी है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरीके से शुरुआत करते हैं उनके गुण पूरी तरह से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपने जो यहाँ पहला प्रश्न देखा है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो आपका यहाँ पर प्रश्न का ऑप्शन बनता है वह प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन जो बनेगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बी कि समकालीन सामाजिक सोचन संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, याद होगा आपको कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सामाजिक संरचना, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण याद रखने का चीज़ है कि सामाजिक संरचना बाल्यावस्था की अवधारणा को कहते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा किसे कहते हैं, तो यह एक सामाजिक संरचना है। चलिए प्रश्न संख्या 1 के बाद अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि क्या कहता है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन हमारे पास यह है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से करता है। दूसरा है कि बी अमूर्त रूप से सोचने एवं वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करता है। सी है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और डी है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों के द्वारा घटित होता है। यहाँ देखिए 2 बातें हमारे पास महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है सामने। पहला तो यहाँ कह रहा मध्य बाल्यावस्था, तो आपको पढ़ाया गया है
मैंने भी अपने वीडियो में डाला है और आप भी कहीं पढ़े होंगे तो यह पता होगा कि बाल्यावस्था को जो बांटा गया है वह 2 भागों में बांटा गया है। उसी में कहा गया कि मध्य बाल्यावस्था में जो कौन सी विशेषताएं निकल करके सामने आती है उस पर हम लोगों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पीरियड में बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्वेरी करते हैं। इसीलिए मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? फिर से रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है, अर्थात किसमें यह घटनाक्रम बहुत तीव्र गति से चलती है। नंबर ए में है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, सी में है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और डी में होता है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो निम्न यहाँ जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यह घटना कहाँ होती है? तो तीव्र गति से जो सीखने की क्रिया होती है वह मुख्य रूप से कहाँ होती है? शैशवा एवं प्रारंभिक अवस्था, अर्थात ए नंबर इसका सही होगा। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह घटना होती है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के सही आयामों को, किसका? विकास का जो सही आयाम है उसको कौन व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? तो आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तित्व और स्व, बी है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, सी है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, डी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तो आपके पास जो है कि विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान कैसे होता है, तो इसके लिए आपके पास नंबर बी का ऑप्शन सही है। वह है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो आपके ऑप्शन होते हैं यह आपके विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना है हमें। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि वह अवधि जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यहाँ प्रश्न इस ढंग से होगा, वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है। वयस्कता से संक्रमण से अभिप्राय यह है कि आप बाल्यावस्था से यौवनावस्था में जब जाते रहते हैं उसके जो बीच की अवधि होती है 12-13 वर्ष के बीच की उम्र को हम लोग वयस्कता से के संक्रमण की अवधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है कि बाल्यावस्था की समाप्ति, नंबर बी है कि किशोरावस्था, नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो आपको यहाँ पर जो होगा वह आंसर सही होगा, वह कहते हैं हम लोग किशोरावस्था, अर्थात वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही तरीके से चुनता है? यहाँ देखिए, फिर यहाँ से ध्यान देने की बात है कि कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। प्रश्न क्या कहता है? विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन ए कहता है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बी अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, सी विकास और अधिगम अंतः संबंधित एवं आत्मनिर्भर होता है, और डी है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर आपका कौन सा होता है यह देखने की बात है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सटीक आंसर होगा वह है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित तथा अंतर निर्भर होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विकास के बिना अधिगम नहीं और अधिगम के बिना विकास नहीं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक विकास नहीं संभव है। इसलिए कहा गया है कि दोनों के बीच के संबंध कैसे होते हैं, दोनों के बीच के जो संबंध हैं वह आपको अंतः संबंधित तथा अंतः आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था
किस अवधि की ओर संकेत करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करता है? यह प्रश्न आपको है। प्रश्न है ऑप्शन ए 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तथा जन्म से 8 वर्ष। हम लोग जो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं वह चर्चा का विषय यह है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करता है। किस अवधि ओर संकेत करता है? इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन थे वह ऑप्शन आपको दिया गया है। नंबर ए 3 से 8 वर्ष के बीच, बी है 6 से 12 वर्ष तक, सी है जन्म से 5 वर्ष तथा डी है जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की अवस्था को यहाँ दर्शाना है। तो अब इसमें आपका सही उत्तर क्या होता है? तो वह है 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है विकास का सिरपदभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। प्रश्न रिपीट करता हूँ, विकास का सिरपदमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार की आगे बढ़ेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि विकास कैसे बढ़ती है, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास कि ऑप्शन को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन हमारा कहता है कि कैसे हमारा यह काम होगा। तो पहला है सिर से पैर की ओर, बी में है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, सी में है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा डी में कहता है निम्न से एकीकृत की ओर। तो इसका सही उत्तर जो हम लोग पाते हैं वह यह होगा कि जो वृद्धि होती है बच्चों में या विकास का सिद्धांत जो है वह कैसा है, वह सिर से पैर की ओर होता है। इस पर हम लोग चर्चा किए हैं कि बच्चे सबसे पहले जब विकास का कार्य करते हैं तो पहले अपने सिर को उठाते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर को उठाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकास का सिरपदभिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या यह करता है कि बच्चे सबसे पहले विकास की क्रिया में सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष, बी कहता है कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष, सी कहता है 2 से 3 वर्ष तथा डी कहता है जन्म से लेकर के 1 वर्ष। मैंने कि आपको जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि इसमें बहुत तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। संशय की बात हो सकती है, कभी जन्म से लेकर के 2 वर्ष है, कभी 3 वर्ष है, कभी 4 वर्ष है, कहीं कहीं 5 वर्ष भी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शैशव काल की अवस्था जो होती है वह आपको निश्चित रूप से जो बताई जाएगी वह जो अवधि है वह होगी आपकी, कि आपको जो ध्यान में रखना है उसका ऑप्शन होगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था है उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था में हम लोग इसका सही आंसर करेंगे। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो जोड़ता है वह कौन होता है? तो विकास और अधिगम को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है उसका ऑप्शन हमारे पास है कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तीसरा सी ऑप्शन है कि अधिगम और विकास समानार्थी परिभाषिक शब्द होते हैं, और डी कहता है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होती है। तो इसका सही उत्तर जो हम लोग पाते हैं वह होगा कि इसका जो सही आंसर हम लोग डालेंगे वह होता है डी नंबर, अर्थात अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या कहता है, इस बात को हमें देखना है। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह प्रवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्तित बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? यह हो गया 11वां प्रश्न। इसका ऑप्शन है ए 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी है जन्म से 6 वर्ष और डी है 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर होता है वह है जन्म से लेकर के 6 से लेकर के 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वह
परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के क्रम में आता है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ऑप्शन 1 है जितना संभव हो उतनी ही आवृत्ति से संगत तथा सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो कि प्रारंभिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती है। सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और डी कहता है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर आधारित ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ प्रश्न हमारे पास जो उठ करके आ रहा है वह प्रश्न यह है कि संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में हम किसको रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन मिल करके आ रहे हैं उस चारों में जो सबसे सूटेबल कहा जा सकता है वह सी नंबर है कि यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करना होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करने से होता है। अब प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है, इसका ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, सी में है कुछ सीमा तक अमापनीय तथा डी है ए और बी दोनों होंगे। जिस पर हम लोग विकास और वृद्धि पर बहुत अच्छा डिस्कशन किए हैं और इसका हमने देखा होगा आपने कि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो निकल करके हमारे सामने आता है वह कहता है डी नंबर, ए और बी दोनों होंगे, अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानव के विकास को प्रभावित करता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, अर्थात नंबर ए कहता है शारीरिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। बी कहता है कि संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता पर निर्भर करता है। सी है कि सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। और डी है संवेगात्मक विकास परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने 14 नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन को देखा है, इसमें सही जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर आपका बनता है वह सी है कि सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 14 को देखा। अब प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए थे नंबर 1 बुद्धि, नंबर बी अभिवृत्ति, सी मूल्य, डी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि प्रश्न आपका कह रहा है कि थर्स्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके के लिए यहाँ पर मापन के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वह कहता है अभिवृत्ति के लिए हम लोग थर्स्टन और लिकर्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव वाला समय कहा जाता है। अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा जाता है। नंबर 1 किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था और डी है वृद्धावस्था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन निकल के आ रहा है वह बच्चों के लिए सबसे तूफानी समय, अत्यधिक तनाव और दबाव का समय जो होता है वह इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे लिए यह सबसे जो महत्वपूर्ण है वह कौन सी अवस्था होती है, तो किशोरावस्था होती है। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 17 पर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 17 कहता है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो खाली एक ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी कहता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी कहता है संवेगात्मक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथा डी कहता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वह आपको मिल देंगे कि जो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है वह उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वह है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक तथा शारीरिक। इस प्रकार से हमारी प्रश्न संख्या 17 पूरा हो जाता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक अर्थात धीरे धीरे जो उसमें विकास होता है वह है नंबर ए लिखना, बी है चढ़ना, सी है फुदकना, डी है दौड़ना। तो आपने यहाँ जो देखा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या कहा जाता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? नंबर ए लिखना, बी चढ़ना, सी फुदकना और डी दौड़ना। तो यहाँ पर प्रश्न है आपके कि 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होता है वह होता है आपके लिए वह है लिखना। लिखना जो क्या होता है कि सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19 कहता है किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकता है। किशोर किस बात का अनुभव कर सकता है? तो आपके पास उत्तर है कि किशोर जो अनुभव करेगा, नंबर एक ऑप्शन में है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, बी है आत्मसिद्धि के भाव, सी है जीवन के बारे में परिवृत्ति का भाव, डी है कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अर्थात 19 नंबर जो प्रश्न है इसके सही ऑप्शन क्या होंगे कि किशोर डैश का अनुभव कर सकता है। किशोर किस बात का अनुभव करता है? तो किशोर यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि किस बात का अनुभव करता है तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार रखता है। जो किशोरावस्था होती है वह दुश्चिंता तथा स्वयं से सरोकार रखता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है इस पर ध्यान देना है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? हमारे पास ऑप्शन 4 दिया जाता है। वह 4 ऑप्शन में नंबर 1 नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, बी है आत्मविश्वास और सहनशीलता, सी है बहुत विनीत स्वयं से सीमित और डी है कि वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन निकल करके आया है वह सबसे सही आंसर यह होगा सी नंबर, बहुत विनीत अर्थात जो गंभीर होते हैं और स्वयं में सीमित, बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित, यह इसका सही आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साथ साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों से संगत की पसंद करना संबंधित है। किसमें? नंबर 1 ए कहता है कि किशोरावस्था, 2 बी कहता है पूर्व किशोरावस्था, सी कहता है उत्तर बाल्यावस्था और डी कहता है शैशवावस्था। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इस चारों में सबसे महत्वपूर्ण आंसर जो आपका वह निकल के आएगा वह कहा जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित होता है। चलिए अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 23 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 23 प्रश्न क्या कहता है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किसमें? नंबर ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था, डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो ये 4 जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें से सही सबसे सूटेबल आंसर कौन सा बनता है? वह है कि किशोरावस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने की प्रयत्नरत रहना संबंधित होता है किससे? किशोरावस्था से। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली जगह होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली जगह होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी होता है संरक्षित, सी होता है संज्ञानात्मक, डी होता है संवेगात्मक। तो प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किससे संबंधित होते हैं? उसका सही उत्तर इसमें से हम लोगों को चुनना है। तो इसका सही उत्तर होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से संबंध है। किससे? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। नंबर 1 परिवर्तन से, नंबर बी है प्रतिक्रिया से, नंबर सी है प्रयास से और नंबर डी है परिणाम से। तो 24 नंबर प्रश्न है कि विकास का वही संबंध है परिपक्वता से। यहाँ देखिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। फिर से आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि उद्दीपन के साथ किसका संबंध है, जिस प्रकार विकास का किससे संबंध है। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ जो अभी जो सीधा प्रश्न पूछा गया है यूपी टीईटी 2012 में पूछा गया था वह है कि विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है। तो आपको इसका उत्तर देना है वह है प्रतिक्रिया। अर्थात उद्दीपन कब होती है? जब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो वैसी स्थिति में उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है और विकास का संबंध परिपक्वता से है। प्रश्न संख्या 25 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली जगह का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली जगह का हिस्सा है।
वह है नंबर ए बौद्धिक विकास, नंबर बी है शारीरिक विकास, नंबर सी है सामाजिक विकास, नंबर डी है संवेगात्मक विकास। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? तो मुख्य रूप से इसका जो हिस्सा है उत्तर होता है वह है बौद्धिक विकास से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। चलिए प्रश्न संख्या इसी प्रकार 26 नंबर में देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 जो हमारा है वह इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 26 तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया वह टोटल प्रश्नों की संख्या 25 थी। 26 से आगे का हम लोग प्रैक्टिस अगले एपिसोड में करेंगे। तो आज का यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जिस पर कि हम लोगों ने डिस्कशन किया वह 25 प्रश्नों की कड़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह जो प्रैक्टिस अभ्यास सेट है वह निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, उपयोगी कारगर सिद्ध होगा और आपके CTT को पास करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट्स करना ना भूलेंगे। हमारी आपकी फिर से मुलाकात एक नए वीडियो में अगले किसी नए मुख्य बिंदुओं को लेकर के होगी। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।